चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का है। कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी कैपेसिटी है जजेस की, वो टोटल है 33 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। अब बोला है कि 4 और जजेस ऐड करने हैं और ये कैपेसिटी 34 से लेके जानी है अप टू 38। तो अब कौन सी ऐसी एक्ट है जिसके तहत बोला जाता है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो? किसके पास ये पावर रहती है, अथॉरिटी रहती है? तो पार्लियामेंट के पास। कौन से आर्टिकल में ये चीज मेंशन करी है, वो सारी चीजें इस आर्टिकल में आपको देखनी है। अभी सिर्फ ये अप्रूवल दिया गया है कि जो नंबर है वो 34 से लेके जा रहा है 38। अभी जब सेशन आएगा ना, अगला 3 सेशन होते हैं हमारे, पहला बजट सेशन था, अगला मानसून होगा एंड थर्ड वाला विंटर। और ये चीज कंपलसरी होती है कि एटलीस्ट 3 सेशन में से 2 सेशन तो होने ही होने चाहिए। कोविड-19 में आपने देखा था इस पावर का पूरा यूज करा गया था, तो 3 में से 2 सेशन तो अटेंड करनी ही है। और ये जो अप्रूवल रखा गया है ये अगले सेशन में आएगा, जो मानसून सेशन आपका चलेगा तब इस मुद्दे को दोबारा से रखेंगे। आपको क्या लगता है, जब ये कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात करी तो रीजन क्या बताया होगा कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो ज्यादा होती जा रही है? पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दी होगी, कुछ अपनी स्टेटमेंट दे रखी होगी, तो उन्होंने बोला कि 4 जजेस बढ़ा देने से वो पेंडेंसी रिड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि पेंडेंसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है केसेस की जो हमारे कोर्ट्स के अंदर है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, अभी वो मोटी मोटी चीजें हैं, एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को टच करके आगे निकलेंगे। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, अदरवाइज 1.5 घंटे का टॉपिक एक सुप्रीम कोर्ट पे ही चला जाएगा। तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपने यहां से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे जजेस केस आए थे। फर्स्ट जज केस आया, इनको तो याद ही कर लेना। फिर सेकंड जज केस आया एंड देन थर्ड जज केस आया, और फिर फोर्थ में आप देखोगे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आता है। अभी के लिए बस हेडिंग्स याद रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनली एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आए। जजेस के केसेस हैं ये, मतलब जहां पे कुछ चेंजेस हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट को लेके। अब देखो, पहले क्या होता था, आज के टाइम पे आप सुनते हो ना कि कोर्ट्स के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, और इसको अंकल जज सिंड्रोम भी बोलते हैं। जो नेपोटिज्म है, ये टर्म भी ध्यान में रखना, वैसे ही है लेमन टर्म, अंकल जज सिंड्रोम। नेपोटिज्म की जो प्रॉब्लम है हमारे कोर्ट्स के अंदर, इसको साइडलाइन कर दो, ये पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपको, फिर भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। वो जो नेपोटिज्म वाली प्रॉब्लम हमारी जुडिशरी के अंदर देखने को मिलती है, उसी को ये टर्मिनोलॉजी दी है। अब पहले क्या हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन बनेंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा रोल था। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उनका एक इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर रहता था कि वो चूज करेंगे कि कौन हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ठीक है, तो अब 1981 में जब ये केस आता है तो इसका नाम था SP गुप्ता। अब SP गुप्ता केस में क्या बोला गया था कि जो कंसल्टेशन रहेगी, कंसल्टेशन किससे ली जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये कॉन्करेंस के बराबर नहीं है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, सिर्फ एग्जीक्यूटिव आता था आगे, वो कंसल्टेशन ले लिया करते थे फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि किसको चाहते हो आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जज बने। कंसल्टेशन उठा ली, पर बोले ये कंकरेंस के बराबर नहीं होगा, मतलब वो बाइंडिंग नहीं होगा। मेन से किसकी रहेगी? एग्जीक्यूटिव की रहेगी, वही चूज करेंगे कौन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनेगा। ये था पहला जज केस। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो DPSP के अंदर एक गाइडलाइन दे रखी है, आर्टिकल नंबर 50, जिसमें बोला है कि जुडिशरी मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। गाइडलाइन है ना, वो मैंडेटरी तो नहीं है, पर उसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने इंप्लीमेंट कर रखी हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर सेपरेट रहेंगे तो आराम से अपना अपना काम कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव अपना एग्जीक्यूट करेगा जो भी प्लान्स हैं, और दूसरी तरफ जो जुडिशरी है वो रिव्यू करेगी कि क्या ये ठीक रहा, किसी का फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट तो नहीं हुआ, वो सारी चीजों को चेक करेगा। तो पहला जो जज केस था इसमें सिर्फ इतना बोला, जो कंसल्टेशन ली जाएगी फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कॉन्करेंस के बराबर नहीं होगी। मतलब जो मेन से रहेगा वो किसका रहेगा? एग्जीक्यूटिव का। जो वो बोलेंगे वो चीज ही एक्सेप्ट करी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जज का केस। ये आता है आपका स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्कोरा ये सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हीं का एक रिकॉर्ड एसोसिएशन है, तो स्कोरा बोल देते हैं उसको। अब ये जो स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, यहाँ पे क्या बोल दिया? अब देखो, वर्डिक्ट तो कौन ही देता है, जुडिशरी देगी कि एग्जीक्यूटिव? हमेशा जुडिशरी देती है वर्डिक्ट्स आए। तो यहाँ पे क्या बोला गया? पहले में क्या था? कंसल्टेशन नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जो कंसल्टेशन है दैट इज इक्वल टू कॉन्करेंस। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपने नाम कंसल्ट लिया था करके, वो अब बाइंडिंग रहेगा। मतलब अब किस तरफ रुझाव दिख रहा है आपको? जुडिशरी की तरफ, कि जो जुडिशरी है वही अपने डिसीजन भी लेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोलिजियम सिस्टम की इनिशिएशन होती है, वो वाला कोलिजियम सिस्टम नहीं जो आज यूज करा जाता है। यहाँ पे बस इतना बोल दिया, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 और सीनियर जजेस रहेंगे, जिनकी यहाँ पे जो भी वो कंसल्ट करके नाम बताएंगे
वो बाइंड हो जाएगा। पहले बाइंडिंग नहीं है ये चीज, मतलब जुडिशरी का रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव मेन अपना होल्ड बनाए हुए बैठा हुआ है। पर दूसरा केस जब आता है तो उसमें आप क्या देख रहे हो, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर अब कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्करेंस कर दिया गया है। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपने कंसल्टेशन ली थी, कंसल्टेशन कौन ले रहा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उन्होंने जो कंसल्टेशन ली थी वो अब क्या होगा, बाइंडिंग होगा। अभी वो पूरे तरह से कोलेजियम सिस्टम नहीं बना है, अब उसी कोलेजियम सिस्टम को कहां पे पूरी तरह से बना दिया जाएगा, थर्ड जज केस में। ये 1993 था, ठीक है। ये थर्ड जज केस में क्या फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर कोलेजियम सिस्टम की, जो आज के टाइम पे आप सुनते भी हो। कोलेजियम सिस्टम में कितने मेंबर मिलेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। अब हुआ क्या, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम इमर्ज करने लगी नेपोटिज्म की। तो बार बार बोला जाता था कि थोड़ा सा जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स होने चाहिए, तो उसी के लिए एक अमेंडमेंट करी जाती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014, जिसके तहत ये लेके आए थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या बोलता है, ये जो कोलिजियम सिस्टम आप लेके आए थे यहाँ पर कि आप खुद ही जजेस को चूज करोगे और सिर्फ जुडिशरी के ही मेंबर्स वहां पे बैठेंगे, उसमें किसको लेके आना है दोबारा से, एग्जीक्यूटिव। मतलब वो बैक टू बेसिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पहले में प्रॉब्लम ही क्या थी कि एग्जीक्यूटिव की इंटरवेंशन हो रही है, फिर जजेस की तरफ आया, फिर जजेस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए बैठे हुए, फिर आता है एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत क्या लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बाद में स्ट्रक डाउन करवा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। क्यों, क्योंकि इसमें बोला कि 3-3 मेंबर्स आएंगे। अब ये 3-3 मेंबर्स कौन कौन थे, एक तरफ एग्जीक्यूटिव से आएंगे, एक तरफ जुडिशरी से आएंगे। एक तरफ जो 3 मेंबर थे उसमें एक तो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर आ जाएंगे, नंबर 1, और 2 एमिनेंट पर्सन्स रहेंगे। ये 2 एमिनेंट पर्सन कौन चूज करेगा, तो एक होंगे इसमें प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये इनको चूज करेंगे। ये जो 2 एमिनेंट पर्सनालिटी हैं जिनको लॉ का अंडरस्टैंडिंग है, इन 3 मेंबर्स में से 2 रहेंगे। एक कौन आ गया, लॉ मिनिस्टर। 2 कौन है, एमिनेंट पर्सनालिटीज। और इनको चूज कौन कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये चूज करेंगे किनको, ये जो 2 एमिनेंट पर्सन हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ 3 मेंबर कौन थे, तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अपने हिसाब से ही अपने जो जजेस हैं उनको यहाँ पे लेके आएंगे, जो इनको लगता है कि आपने मेरे साथ चलना है। अब यहाँ पे जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो 3 एक तरफ आगे, 3 दूसरी तरफ आगे। आपको बायसनेस दिख रही है, किसका डिसीजन सेम सा आएगा किसका नहीं, तो ये तो 3:3 का रेशियो दिखेगा। तो हमेशा जब भी रिजल्ट आएगा तो 4:2 या 5:1, ये बहुत कम होगा कि सारे एक ही फेवर में हो जाए कि 6 की मेजोरिटी आ जाए, वो बहुत कम होती हैं चीजें। तो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग करने की बात करी गई थी। अभी जब सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे तो उन्होंने बोला था ना कि मैं दोबारा से रिव्यू करूंगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, तो ये चीज कट डाउन कर दी जाती है और दोबारा से बेसिक कौन सा चलता है, जो थर्ड जज के अंडर कोलेजियम सिस्टम बना था। ये तो होगी अभी तक की स्टोरी कि ये कैसे जजेस को अपॉइंट करते चलते हैं। ये था 2002, ईयर देख लेना एक बारी, 2002 ही था, वैसे 8 है, हाँ 1998 है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अभी ट्यूसडे को ही अप्रूवल दिया है कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर लिखा होगा 34 तो मतलब 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे कहीं पे जहां जहां पे भी लिखा होगा ना तो +1 आपने खुद कर लेना है, क्योंकि वहां पे जो आर्टिकल लिखा गया था ना, ये इसके अंदर जजेस का नंबर मेंशन करा गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी 34 है, 34 का मतलब है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। अब ये नंबर कहाँ पे लेके जाना है, अप टू 38। तो 38 टोटल जजेस यहाँ पे करने की बात करी है। और ये जो बिल है ये नेक्स्ट सेशन यानी कि जो मॉनसून सेशन आपका आएगा उसी में ये स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी बाय 4, मतलब 38 इसको लेके जाएंगे। और नंबर को इंक्रीज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये हमारी जुडिशरी ने भी बोला। क्यों, क्योंकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है हमारे कोर्ट्स में। और इसके अलावा बहुत पहले से ये बात चल रही थी कि नंबर ऑफ जो जजेस हैं वो हमने इंक्रीज करने हैं। अब यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्ट, वो है सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। ये 2019 क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब नंबर चेंज करा गया था वो 2019 में हुआ था। पहले 25 जज थे, तो 25 से वो 30 पे आते हैं, 30 से फिर 33 पे चले जाते हैं। 33 जजेस बोले मैंने, 34 खुद ही कर लेना है वो फिर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। पर एक्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, मतलब 1947 से ही उसके बाद में ही ये कानून ला दिया गया था। अब देखो जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो है नहीं 1947 के बाद ही फॉर्म हुआ था। इससे पहले आपने कौन सा एक्ट पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके तहत क्या किया था, 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था, कलकत्ता,
ये कैलकाटा में बना था और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा इम्फे थे, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली भी ये चीजें हो चुकी थी। फिर इसके बाद टाइम बीतता गया, मल्टीपल एक्ट्स आते हैं और फाइनली एक एक्ट आपने पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पे फेडरल कोर्ट्स को प्रपोज करा गया था और एक फेडरल कोर्ट कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली, फेडरल कोर्ट एट दिल्ली। पर ये एक्ट कब का है, 1935 का। 1935 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तो टाइम पीरियड जाता गया और 1947 आता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल लिखा, दैट इज आर्टिकल नंबर 130। अब ये 130, मुझे ये बताओ, क्या अगर हम चाहें, सुप्रीम कोर्ट का जो वेन्यू है अभी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से अगर कल को सोचें कि चलो तमिलनाडु उसको शिफ्ट कर देते हैं, क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। वो आर्टिकल नंबर 130 में लिखा गया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपस में डिस्कशन करेंगे और ये मेंशन कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 130। फिर 1947 के बाद बड़े सारे एक्ट्स आते हैं जिसके तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो एक्चुअल में एस्टेब्लिश होता है न्यू दिल्ली में। पर हम हिस्टोरिकली क्या देख रहे थे, इंपॉर्टेंस कहाँ पे थी, कैलकाटा वाली साइड में। तो ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं, आपने ये वाला आर्टिकल याद रखना है 130। पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन कौन से आर्टिकल में मिलना शुरू होता है, आर्टिकल 124। और एक्ट कौन सी है, तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, इसी के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो चेंज करे जाते हैं। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब ये जो स्ट्रेंथ है ये 31 से आगे 33। 31 जब यहाँ पे लिखा है और 33 यहाँ पे लिखा है तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 34 है ना अभी प्रेजेंट नंबर, तो आपने याद रख लेना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा वहां पे मेंशन होगा, आपको इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग वैसे मेंशन करा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, टाइम है कि स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट का है उसे दोबारा से रिवैम्प करना है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, इसमें अमेंडमेंट करने का टाइम आ गया। बाकी आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 1 ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि आप अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ये क्लॉज नंबर 1 में मेंशन है। इसके बाद एक बारी फोर्स में आ जाती है तो उसके बाद वो जो जजेस का नंबर है वो चेंज हो जाता है। देन जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 1 में बोल दिया था जब बना था शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे प्लस 7 से ज्यादा जजेस नहीं होंगे। अब ये बोला है बाय लॉ, बाय लॉ क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट फ्यूचर में चाहे तो नंबर को चेंज भी कर सकती है। ये कब की बात हो रही है, जब इनिशिएशन करी गई 1947 के बाद हम लॉज बनाने लगे, ये तब की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो 7 नंबर लिखा है ना, ये 7 जजेस की बात कर रहा है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जोड़ दें तो 8 जजेस टोटल आ जाएंगे, 8 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहे हैं पर पार्लियामेंट बाय लॉ लार्जर नंबर को भी रेकमेंड कर सकते हैं, वो अगर बाय लॉ चेंज करना चाहते हैं स्ट्रेंथ को तो वो स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये शुरू की बात कर रहा है जब आपका न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। अब यहाँ पे कितने जजेस होंगे, तो 7 जजेस होंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद 1956 की जो एक्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस थोड़ी सी अमेंडमेंट करी गई और ये ले गए हम अप टू 10 नंबर, मतलब आप क्या देख रहे हो, जो स्ट्रेंथ है वो इस एक्ट का यूज करके चेंज करी जा रही है। उसके बाद ये वाला एक्ट दोबारा से अमेंड करा गया 1960 में। अब जो जजेस हैं वो आपको 17 नंबर तक दिखाई देंगे, मतलब हिस्टोरिकली ये एविडेंस दिए गए हैं कि आज ही पहली बारी नहीं बोला ऐसे कि जजेस का नंबर चेंज करना है, ये पहले भी हो रखा है। तो पहले आपने देखा 7 आए, फिर 10 आए, फिर 17 पहुंच चुके हैं। 86 में दोबारा से 17 से ये चले जाएंगे अप टू 25। अब 25 के बाद ये 30 पे जाते हैं, 2019 में ये 33 पे चले जाते हैं। तो मतलब लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में वो 2019 में हुआ था। तो ये हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो चेंज होते गए हैं विद टाइम। तो अभी कितना बोला गया है कि इस 33 से हम लेके जाएंगे अब 34, अगर बोला है तो मतलब 38 आ जाएगा जजेस की अगर बात करेंगे, अगर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे तो वो 34 to 38 बोला हुआ है। तो अभी 33 लास्ट था 2019 में, तो अमेंडमेंट्स हुई है इस एक्ट के अंदर, तो इसी को बेस बना के ये आगे चल रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन में आप देखें तो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। और पार्लियामेंट जो है वो बहुत सारी एक्ट्स पास करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हो, डिक्रीज की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज्यादा हो चुकी है तो वो तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट करे जाते हैं, प्रेसिडेंट कौन था, कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम जो आपका 1998 में आया, कोलिजियम सिस्टम में बोल दिया एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे प्लस
4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, ये हमको पता लग गया। अब ये अपना रिपोर्ट बनाएंगे कि किसको हम चाहते हैं कि ये जज बने। अब ये लिस्ट किसके पास दे दी जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं उन नाम को, पर अगर चेंजेस नहीं करे जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट अंडर वारंट एंड सील उसको साइन कर देंगे, और जो जज अपॉइंट उनके कोलिजियम सिस्टम के द्वारा रेकमेंड करे गए थे उनको अपॉइंट कर लेंगे। तो वारंट अंडर सील क्यों बोला जाता है? यहाँ पे साइन चाहिए, मतलब एक्चुअल जो अथॉरिटी है वो साइन करके दे रही है कि इनको हम जज की तरह अपॉइंट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट दे रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन से हेड आते हैं बताओ? फिर हेड कौन से आते हैं? नॉमिनल आते हैं या रियल आते हैं? नॉमिनल आते हैं। रियल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आगे जो पॉलिटिकल पोजीशन है, ये वारंट एंड सील के अंडर साइन करते हैं। वारंट एंड सील का भी मतलब है, वारंट एंड सील का मतलब होता है कि बाकी सबको दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए हैं, कॉन्फिडेंशियल रहता है, पर बाद में तो रिवील होता ही है नाम कि ये जज अभी अपॉइंट करे गए थे। अभी बहुत सारी वैकेंसीज भी आएंगी इस ईयर 2026 में, बहुत सारे रिटायर भी करेंगे। एज कितनी है रिटायरमेंट की? 65 ईयर्स। हाई कोर्ट की 62। ये लॉ नहीं है, ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट। और आपने देखा था एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट के पास, इतनी सारी पावर्स की कैटेगरीज है ना, तो उसकी ऑर्डर के ऊपर ये बेस्ड रहेगा। प्रेसिडेंट तो काम ही किसके बेसिस पे करते हैं? पर यहाँ पे बोला वारंट अंडर सील, तो सील का मतलब है कि ऑलरेडी जो लिस्टिंग थी वो किसने दे दी है? कोलिजियम सिस्टम में। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ रोल ही नहीं बचा, जब अपॉइंटमेंट की लिस्ट ही कौन दे रहा है? कोलिजियम सिस्टम। यहाँ पे तो सिग्नेचर का काम था प्रेसिडेंट का। और बोला तो अगर मान लो प्रेसिडेंट को पीछे से किसी ने एडवाइस दिया कि ये वाले नाम नहीं, वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं, अगर चेंज नहीं हुआ तो वैसे भी उनको साइन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार ये रिकंसिडरेशन का फीचर अब डन है। एक बार भेज दिया ना कि नहीं हमको नहीं आया नाम पसंद, दोबारा से आप वहां पे थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग करो। इन्होंने बोला कि नहीं हमने तो यही नाम चूज करना था, अब दोबारा से भेजा, अब तो साइन यहाँ पे करने पड़ेंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ रोल ही नहीं बचा। अब वो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, तभी तो बोला कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का भी रोल ऐड करो। वहां पे बोला ना कि एक मेंबर कौन आएंगे? आपके लॉ मिनिस्टर आएंगे, 2 एमिनेंट पर्सनालिटी आएंगी, और 2 एमिनेंट पर्सनालिटी को एक प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे। वो उन 2 एमिनेंट पर्सनालिटी को सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव तो है ही नहीं ना यहाँ पे। बाकी प्रेसिडेंट आपको पता है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने पे ही काम करते हैं। पर यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट थी वो करी किसने? कोलिजियम सिस्टम ने। पहले ही कोलिजियम सिस्टम ने सारी चीजें डिटेलिंग में बता दी हैं कि हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। रिकंसिडरेशन के लिए एक बारी भेजा जा सकता है, पर जब दूसरी बारी आएगा तो फिर साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये जजेस केस आ गए आपके जो हमने डिस्कस करे। पहले फर्स्ट जज केस आता है जिसमें क्या बोला? जो कंसल्टेशन है नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। सेकेंड जज केस आता है उसमें क्या बोला गया? कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्करेंस। मतलब अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करके आपको नाम देंगे वो बाइंडिंग रहेगा, तो कॉन्करेंस के बराबर है। फिर थर्ड जज केस आता है जिसमें एक्चुअल फॉर्मेशन हो जाती है कोलेजियम सिस्टम की, जो आज के टाइम पे चल रहा है कि 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। एंड फिर आता है आपका एनजेएसी, जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, क्योंकि उससे फिर जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो आपको ज्यादा दिखाई देती। केसेस जो चल रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी तो चल रहे होते हैं। इसी वजह से जुडिशरी ने बोला कि जो आर्टिकल नंबर 50 है उसकी स्पिरिट भी हमें होल्ड करके चलनी पड़ेगी, कि जो जुडिशरी है दैट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वो सेपरेट रहनी चाहिए। ओके, ये केसेस के बारे में लिखा है, और कोलेजियम सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, वही लिखा हुआ है। बाकी 124 क्लॉज 3 के अंदर क्या बोला है कि कोई भी जो जज होंगे वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने ही चाहिए, ये आपको कंडीशन पता है। बाकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, हाई कोर्ट चले जाना है, या तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 इयर्स, या तो एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 इयर्स, और हो सकता है प्रेसिडेंट की नजरों में कोई ज्यूरिस्ट हो, बहुत अच्छा लॉ को जानने वाला पर्सन हो, वो भी एक एलिजिबिलिटी रहती है इसमें। ठीक है, और बाकी एक सिटीजन ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही रहेंगे, ये मेंशन कर दिया आपके 124 क्लॉज 3 के अंदर। बाकी नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की ओथ एंड अफर्मेशन रहती है वो कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा जब सूर्यकांत जी की भी ओथ दिलवाई गई थी तो साइड में कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थे, मतलब प्रेसिडेंट उनकी ओथ दिलवा रहे हैं। अच्छा, अगर रेजिग्नेशन करना है फिर वाइसा वर्सा वही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो प्रेसिडेंट के पास ही रेजिग्नेशन देंगे। बाकी जो ओथ एंड अफर्मेशन रहती है उसमें यही बोलते हैं कि हम इंटीग्रिटी यूनिटी मेंटेन करेंगे इंडिया की, इंडिया के हित में काम करेंगे, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं। ओथ और अफर्मेशन आई थिंक क्लियर है अब आप सभी को। ओथ अफर्मेशन, ओथ इन द नेम ऑफ गॉड, पर अफर्मेशन क्या होता है वो कोई भी ले सकते हैं। हाँ, कोई अगर एथीस्ट है तो वो भी उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो ओथ इन द नेम ऑफ गॉड। अफर्मेशन लिखते नहीं हो, आती है वीडियोस, अफर्म करो, तो अफर्म तो कोई भी कर सकता है, वहां पे गॉड के नेम में थोड़ी
बोला होता, तो ये अफर्मेशन आ जाएगा।